तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और ये है लेक्चर नंबर 10। आज हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका इस साल का सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है। 3 एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के टोटल, और इन 3 एप्लीकेशंस में से आपको देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई एक एप्लीकेशन देखने को लगभग मिल ही जाता है हर बार पेपर में। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। अच्छा, थिन स्फेरिकल शेल का मतलब होता है कि ये होलोस्फीयर की बात हो रही है। शेल आप सबको पता है किसकी बात हो रही है? होलोस्फीयर की। ठीक, वन बाय वन हम तीनों एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और फिर आपका ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और इसके बाद भी हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के। ठीक है, चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमारे पास क्या है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, माने वायर की लेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, माने इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो किस तरह से, मान लो इस तरह से एक वायर है, डायग्राम तो साइड में बनी हुई है। इस वायर पे लेट से पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है? पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, माने इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है। ठीक, वायर का क्या होता है बच्चों? वायर का होती है जो वायर, क्योंकि एक लेंथ है तो इसका होता है लैम्डा। लैम्डा माने क्या? वायर की क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस वायर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मान लो हमें वायर से कुछ आर डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई यहां पर हमें फील्ड मिले, है ना, यहां पर हमें क्या मिले? वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमें फील्ड मिले, तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और आपको पता है गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं? क्लोज्ड सरफेस होता है गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए जो क्लोज्ड सरफेस होगा गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा? सिलेंडर। ठीक है, सामने डायग्राम बनी हुई है, फिर हम उस डायग्राम पे जाएंगे सीधे। ऐसे एक क्लोज्ड आपने सिलेंडर बना दिया। ये सिलेंडर क्या है? ये गॉसियन सरफेस है। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक, मान लो इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? एल है। लेंथ कितनी है इस सिलेंडर की? एल। ठीक, चलिए तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब सीधा हम अपने डायग्राम में देखते हैं, जो डायग्राम हमने साइड में रखी हुई है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि हमने एक वायर कंसीडर की जो यूनिफॉर्मली क्या है? जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और इस वायर की जो हमारे पास ये जो वायर है, इस वायर की क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस वायर की लैम्डा। ठीक है, ये जो वायर हमने कंसीडर की है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। और आप सबको पता है लैम्डा क्या होता है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ हमने मान ली, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंडर कौन है? ये सिलेंडर है हमारा गॉसियन सरफेस। सिलेंडर को क्या बोलते हैं हम? सिलेंडर को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में गॉसियन सरफेस क्या है? ये सिलेंडर। और इसकी लेंथ कितनी है? इस गॉसियन सरफेस की लेंथ देखो यहां पे मार्क्ड है, एल है। इसकी लेंथ कितनी है? एल। ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर की लेंथ क्या है हमारे पास? एल। जितना भी हमने ये सिलेंडर कंसीडर किया है, ये गॉसियन सरफेस आपकी मर्जी है किस लेंथ का आप कंसीडर करते हो, एल है। ठीक, अब आपके पास सिलेंडर पे 3 टोटल सरफेसेस होते हैं। देखो एक सरफेस तो हो गया ये ऊपर वाला, एक सरफेस आपका ये हो गया ऊपर वाला S2 जिस पे लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला सरफेस है ना, S2 लिखा हुआ है यहाँ पे।
एक सरफेस हो गया आपका नीचे वाला, देखिए S3 लिखा हुआ है, और एक सरफेस हो गया आपका इसका कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला कर्व्ड सरफेस हो गया एक सिलेंडर का। ठीक है, तीन टोटल सरफेसेस हो गए सिलेंडर के। कितने सरफेसेस हो गए? तीन सरफेसेस हो गए। हमने निकालना क्या है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, कहां पर? आर डिस्टेंस दूर, वायर से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर दूर है ना, ये आर आपके पास यहां पर हमने ये आर डिस्टेंस दूर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, आर डिस्टेंस दूर हम फील्ड निकालेंगे। ये जो पहला स्टेप रहेगा हमारा, पहला स्टेप क्या कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, थ्रू क्लोज्ड सरफेस। पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्लोज इंटेग्रल ई डॉट डी ए बोलो डी एस बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, और ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा है? क्लोज सरफेस। तो पहले हम बाय डेफिनेशन क्या निकालेंगे? हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो क्या आएगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा आपका ये क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डीएस से रिप्रेजेंट किए हैं एरिया तो डीएस लिख दो, ए से रिप्रेजेंट किए होते हैं तो डीए लिख दो, एक ही बात है। ठीक, क्लोज्ड इंटेग्रल। अब जो ये टोटल फ्लक्स है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा? टोटल। कौन सा फ्लक्स है ये? टोटल, नेट फ्लक्स। ठीक, टोटल। तो ये जो नेट फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस टोटल है कितने सरफेसेस? टोटल हमारे पास तीन है, S1 S2 और S3। तो फर्स्ट सरफेस के लिए, सरफेस नंबर 1 के लिए निकाल लेंगे E डॉट डी एस प्लस सरफेस नंबर 2 E डॉट डी एस प्लस सरफेस नंबर 3 E डॉट डी एस। ठीक है, तीन सरफेसेस में हमने इसको ब्रेक कर दिया, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3। ठीक, इंटीग्रेशन आपको पता है सम ही होता है। फर्स्ट सरफेस के लिए देखिए, जो सरफेस नंबर 1 है, जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के लिए आपके पास जो डीएस वेक्टर है माने एरिया वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगी। फील्ड कहां होगी? इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, बाहर की तरफ। ठीक, फील्ड होगी कुछ ऐसे। अब जो फील्ड की डायरेक्शन है, जो फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? आउटवर्ड नॉर्मल की। देखो ये क्लोज्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन भी सेम है, तो माने एंगल कितना है? 0। तो पहले केस में एंगल 0 है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ई डी एस कॉस 0 प्लस जो दूसरा हमारा क्या है, जो दूसरा सरफेस है, सरफेस नंबर 2 देखिए S2 ऊपर है लिखा हुआ, S2 के लिए, ये S2 के लिए नॉर्मल वेक्टर कहां की तरफ? बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है आगे की तरफ है। तो इनमें एंगल कितना बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बना, तो आप जब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है? 0। तो मैं डायरेक्टली 0 इसको कर देता हूं, इसको क्या कर दिया मैंने? 0, और इसको भी क्या कर दिया? 0। थर्ड केस में भी आप देख लो ना, नीचे की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल है नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हमेशा क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि cos 90 होता है 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। तो मैंने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर? तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स आ गया, जो टोटल फ्लक्स आ गया वो क्या आ गया आपका? ई डी एस, कॉस 0 हो गया 1, ई डी एस। अब ई तो हर जगह यूनिफॉर्म होगा, यहां पे चाहे, है ना, ई तो हर पॉइंट पे, चाहे आर यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, और आर मेजर करना है वायर से परपेंडिकुलरली। आर जो है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, आर जो है ये कौन सी डिस्टेंस है? ये रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, आर जो हमारी डिस्टेंस है वो रेडियल डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, हर पॉइंट पे सेम होगी, ई बाहर ले लिया
और इंटीग्रेशन डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन माने टोटल सरफेस एरिया, डीएस माने छोटा सा सरफेस एरिया, और इंटीग्रेट कर दो तो टोटल सरफेस एरिया। और आपको पता है जो आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर एल। क्लियर। तो जो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ गया, जो टोटल फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब हमें गॉस थ्योरम ने भी फ्लक्स कैलकुलेट, जो भी क्लोज्ड सरफेस है उसके थ्रू हमें गॉस थ्योरम भी फ्लक्स कैलकुलेट करके बताता है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इट इज चार्ज इनसाइड, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारा चार्ज है, चलो नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। वी नो दैट जो चार्ज है, चार्ज इनक्लोज्ड, या लैम्डा की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्टली, वी नो दैट लाइन चार्ज है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी ये क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ माने चार्ज कौन सा, हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं जो सिलेंडर की लेंथ की लेंथ है, माने अंदर वाली लेंथ, सिर्फ इतनी सी लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, जो लेंथ वायर की आ रही है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो चार्ज भी वही कंसीडर होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो आपका ये चार्ज इनक्लोज्ड होगा, और इसको हम मान लेते हैं ये क्यू है। ठीक है, ये चार्ज कितना है, क्यू। तो ये क्यू इनसाइड कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा इंटू एल। ठीक है, देयरफॉर जो टोटल फ्लक्स है, अब ये क्यू इनसाइड की वैल्यू पुट कर दो आप यहां पे, ये जो क्यू इनसाइड है इसकी आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया, E इंटू 2 पाई आर एल मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस आप किस साइज का कंसीडर करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में लेंथ आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लैम्डा डिवाइडेड बाई ये 2 पाई आर को क्या करो दूसरी साइड जाके डिवाइड कर दो, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर भी डिवाइड में जाएगा। ठीक, ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला ये बन गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ गई, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, आर क्या है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अच्छा, लैम्डा भी एक कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि वायर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हम मानते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे, तो लैम्डा भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर हमें ग्राफ की बात करनी हो, ग्राफ बनाना हो, तो इजीली हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आपका लैम्डा भी कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही कांस्टेंट, तो दैट मींस लैम्डा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आपको अगर पेपर में एक नंबर का ग्राफ बनाने को आता है क्या, ई वर्सेस आर का, तो आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ अब हर बच्चे को पता है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ कैसा होता है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ई वर्सेस आर ग्राफ आप क्या बनाते हो, ऐसे बनाते हो। ठीक, तो ये आपका ग्राफ भी आ गया। तो कई बार पेपर में ये आया हुआ है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। ये वाला जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपने एक बार देख लेना है, बस एक बार आपने फ्लक्स का डेफिनेशन लगाना है क्लोज्ड सरफेस पे, और फिर सरफेसेस को ब्रेक कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया।
और फिर आपने गॉस थ्योरम लगाना है टोटल फ्लक्स के लिए और दोनों को इक्वेट कर देना है। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर चलेगा तीनों एप्लीकेशंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम क्या करें, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लें फिर बाकी। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी वैल्यू है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस माने वो रेडियल डिस्टेंस ही है, ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये कौन सा डिस्टेंस है, r 2 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटीमीटर में तो बात होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट में है तो डिस्टेंस भी हम एसआई यूनिट में रखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई आपकी, अभी देखा हमने, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए या तो आप सारे वैल्यूज भरो या तो थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई कर लो। एक तो तरीका ये, आप लैम्डा यहां से निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और आर की वैल्यू आपको दी हुई है। एक तरीका ये है कि इसको ना थोड़ा सा आप देखो, एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो इससे क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, के इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब यहां से आप लैम्डा निकाल दो, लैम्डा कितना आ गया, यहां से लैम्डा निकालो, क्योंकि k की वैल्यू इजी है ना पुट करना, 9 इंटू 10⁻⁹ उसको पुट करना इजी है, कि आप 2 की करो, पाई की करो, एप्सिलॉन नॉट की करो, तीनों की करो, या k की डायरेक्टली कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, e इंटू आर डिवाइडेड बाई के 2k, e इंटू आर डिवाइडेड बाई 2k। तो ये आ गया आपका लैम्डा, और आप वैल्यू पुट करो, e कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁴, आर कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू के, कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो गई। ठीक, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना रहा आपके पास, 10⁻⁴, 10⁻⁻², तो ये हो गया 10⁻², और नीचे कितना हो गया 10⁻⁹, और ये ऊपर जाएगा अगर, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 10⁻⁷, है ना, 9 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 10⁻⁷, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका आपने यूनिट भी लिख दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ग्राफ आ सकता है, ग्राफ हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसे बनाना है, क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, अब शीट भी क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अच्छा, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है तो शीट का क्या होता है बच्चों, शीट की होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो शीट का क्या होगा, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यही बात कंसीडर कर ली कि भाई सिग्मा क्या है हमारे पास, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसकी, शीट की, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, ये होती है चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर, तो जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे इसको। अब हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, प्लेन शीट है, उसके लिए जो गॉसियन सरफेस है, तो बच्चों ये है गॉसियन सरफेस आपका बना हुआ है ना, गॉसियन सरफेस हमने ये बनाया हुआ है। देखो सिलेंडर है एक जो पास कर रहा है कहां से, इस शीट से, शीट के एक पोर्शन से क्या है, सिलेंडर पास कर रहा है। जब गॉसियन सरफेस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे तो आपको एक चीज बताई गई थी कि गॉसियन सरफेस एक पॉइंट चार्ज से पास नहीं कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से पास कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से ये पास कर रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत
नहीं है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज से माने शीट से आर पार हो रहा है, तो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि हम डेफिनेशन लगाते हैं, ठीक है। वी नो दैट जो टोटल फ्लक्स होगा किसके थ्रू, ये जो क्लोज्ड सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, कौन है गॉसियन सरफेस, ये जो सिलेंडर है, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट, अच्छा यहाँ एरिया ए में लिखा है तो डी ए लिख देते हैं, एस लिखा होगा तो एस लिख देंगे, क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डी ए। कितने सरफेसेस है मार्क कर देते हैं, मान लो ये वाला सरफेस नंबर क्या है 1 है, ये वाला सरफेस नंबर क्या है 2 है, और ये कर्व्ड सरफेस जो है सिलेंडर का ये क्या है सरफेस नंबर 3 है। तो 3 सरफेसेस हैं तो 3 में ब्रेक कर देते हैं, तो हमने ब्रेक कर दिया। फर्स्ट सरफेस ई डॉट डी ए प्लस सेकेंड सरफेस ई डॉट डी ए प्लस थर्ड सरफेस ई डॉट डी ए। अब जो परपेंडिकुलर है देखो उनको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो देखते हैं क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस है बच्चों, इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल आएगा इधर की तरफ, डीए वेक्टर बाहर की तरफ, और शीट की वजह से जो फील्ड आएगी, शीट की वजह से जो आपकी फील्ड आएगी वो भी इधर की तरफ ही आएगी, शीट की वजह से जो फील्ड आएगी वो तो लगी हुई है, चलो इस पे ठीक है, शीट की वजह से जो फील्ड है तो एंगल कितना हो गया 0, क्लियर। तो यहां पर तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ये आ गया आपका 1 के लिए ई डी ए कॉस 0 प्लस, ठीक है, शीट आपकी ना आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरा जो सरफेस है देखो इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, सेम सिचुएशन बनेगी, आउटवर्ड नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर, तो आउटवर्ड नॉर्मल आ गया, ये नीचे बना देते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल क्या आ गया इसके लिए, ये यहां भी एंगल 0 आ गया, तो हम कंप्लीट लिखेंगे यहां पे ई डी ए कॉस 0। जो कर्व्ड सरफेस है बच्चों उसके लिए नॉर्मल कहां की तरफ आएगा, नॉर्मल आएगा बाहर की तरफ, कोई भी छोटा सा एरिया होगा तो उस पे जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल तो आएगा ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल डी ए। अब ये वाला नॉर्मल जो है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, फील्ड के, क्योंकि फील्ड तो है आगे की तरफ, तो ये वाला नॉर्मल क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया तो आपको पता है ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, E यूनिफॉर्म आपको पता है ये बराबर डिस्टेंस पे है, ये सिमेट्रिकल हमारा सिलेंडर है, तो E बाहर आ गया dA cos 0 1 होता है, E बाहर आ गया dA। अच्छा ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो भी एरिया है और ये जो इधर का एरिया है, ये दोनों क्योंकि एक ही सिलेंडर है तो ये एरियाज दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने कि ये एरिया ए था, डीए का इंटीग्रेशन है डीएक्स का एक्स, तो हमने टोटल एरिया मान लो ये टोटल एरिया कितना था ए, और इधर भी टोटल एरिया ए था, इंटीग्रेशन का मतलब ही है टोटल, तो ये डीए का भी क्या हो गया ए। तो आपके पास टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स, क्योंकि ये कोई सर्कल ही है, सर्कल की तरह ही है, लेकिन दोनों एरियाज सिमेट्रिकल हैं तो हमने उनको क्या मान लिया, हमने उनको ए मान लिया, ठीक। ए और ए, डीए का इंटीग्रेशन ए, टोटल एरिया, तो ये ई ए प्लस ई ए क्या हो गया 2EA, इसको आप क्या बोलते हो इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या है इक्वेशन 1, क्लियर। दूसरा स्टेप क्या होता है, गॉस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स है दैट मस्ट बी चार्ज इनसाइड या चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब हमारे पास यहां पर है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, शीट में क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वी नो दैट ऑल्सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा चार्ज कौन सा चाहिए, इनसाइड का, तो सरफेस एरिया भी वही आएगा, चार्ज इनसाइड माने ये जो सिलेंडर है, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो बच्चों इसके अंदर तो वही चार्ज आएगा ना जितने सेक्शन से ये पास कर रहा है, ये
जितने क्रॉस सेक्शन से, जितना एरिया के थ्रू ये पास कर रहा है, उसमें जो चार्ज होगा, उसमें जो ये चार्ज होगा, यही आएगा इसके इनसाइड। और ये जितना सेक्शन है इसका भी एरिया तो ए ही होगा, क्योंकि सिलेंडर है यूनिफॉर्म, तो ये सारा एरिया तो क्या होगा, ए ही होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यूनिफॉर्म है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो क्यू है, ये क्यू इनसाइड ही है, और एरिया, एरिया वही है ए वाला। तो यहां से आपने क्यू इनसाइड निकाला, ये कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए। अब इस क्यू इनसाइड की आप क्या करते हो, यहां पर वैल्यू पुट करते हो सिमिलर वे में। तो आपके पास टोटल फ्लक्स क्या आ गया, है ना, दिस इंप्लाइज जो टोटल फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप क्या बोलते हो, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स तो इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप क्या करोगे, फ्लक्स को इक्वेट कर दोगे, 2EA, 2EA ही था, ठीक है, हाँ, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एरिया से एरिया भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो क्या आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, सिग्मा एक कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और 2 भी एक कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक। माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इनफाइनाइट शीट की वजह से, अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट शीट है ना, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो चार्ज्ड है, इसकी वजह से जो फील्ड है, चाहे यहां पे पूछी जाए, चाहे यहां पे पूछी जाए, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, यहां पे, किसी भी डिस्टेंस पे पूछी जाए, हर जगह पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, हर जगह पे क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है फील्ड, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखो, चलो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम, जैसे मान लो ये है शीट, ठीक है, इसके काफी एप्लीकेशन भी है, इससे क्वेश्चन भी आता है पेपर में। ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे कुछ इसका साइज है डेफिनेट, लेकिन आपने क्या इमेजिन करना है, ये इनफाइनाइट शीट है। अभी इस पॉइंट पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट पे इसकी जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव आपको पता है रिपल्शन होती है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां पर क्यू नॉट इमेजिन करते हैं हम, तो रिपेल होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये फील्ड होगी कुछ, और ये फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक। मान लो कोई पॉइंट हमारे पास Q है, यहाँ पे पिछली साइड है, एक शीट से आगे की तरफ और एक शीट से पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ अगर कोई पॉइंट है Q, तो यहां पर भी आप Q नॉट इमेजिन करते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, तो फील्ड इधर की तरफ होगी, और ये भी कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है इजीली कि लेफ्ट वाली इस डायरेक्शन को हम जनरली नेगेटिव बोलते हैं, और आगे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और है तो ये सेम ही वैल्यूज, है तो कांस्टेंट। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखिए, तो ग्राफ आपका जो भी बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कुछ मान लो डिस्टेंस है, जो भी आर बोलो आप, जो भी डिस्टेंस बोलना है, ये डिस्टेंस है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी ओ मतलब ये शीट है, शीट इस प्लेन में है, ये जो वाई प्लेन है ना, वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली शीट इसमें है बिल्कुल आउटवर्ड, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। आगे को जो फील्ड आएगी वो भी कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आगे की कांस्टेंट फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिक्स वैल्यू उसकी कांस्टेंट, और पीछे को भी जो फील्ड है वो क्या, कांस्टेंट, और उसकी भी सेम वैल्यू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेगेटिव को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव को आगे की तरफ, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ भी आपको एक नंबर का देखने को मिल सकता है। सिंपल वे में हम ग्राफ बना सकते हैं, कांस्टेंट ग्राफ माने पैरेलल लाइन, ठीक, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर है तो हमने बना दिया, ठीक है। चलिए, तो ये डेरिवेशन भी आपको आई होप समझ आया होगा। अब इससे एक इंपॉर्टेंट ना, इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो उसको आपने समझना है, इंपॉर्टेंट नोट।
ये आपने समझना है बिल्कुल, इससे एक न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी में वो भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास दो इन्फिनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट्स होती हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक ये शीट है और एक और शीट है, ये सेम बिल्कुल आइडेंटिकल दो हमारे पास शीट्स हैं। पहली वाली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, लेट्स से इट इज सिग्मा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट्स से इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरी वाली शीट पे नेगेटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पे कुछ चार्ज होगा ऐसे पॉजिटिव क्यू, और इस पे माइनस 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 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। माने पहली वाली शीट की भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, लेकिन बस वो प्लस है, और दूसरे वाले की भी सिग्मा है और वो माइनस है। अब ये जो दो शीट्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, तो हम तीन पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बिटवीन द शीट्स, लेट्स से पॉइंट ए, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं आउटसाइड लेफ्ट साइड पे, लेट्स से पॉइंट बी, और एक पॉइंट कंसीडर करते हैं आउटसाइड राइट साइड पे, लेट्स से पॉइंट नंबर सी। ए पे फील्ड क्या होगी, बी पे फील्ड क्या होगी, सी पे फील्ड क्या होगी, ये हमसे जनरली सवाल होता है। ए पे, बी पे, सी पे फील्ड क्या होगी, ये इनफाइनाइट शीट्स हैं, ठीक है। ए पॉइंट की जहां भी फील्ड निकालनी होती है, आपको पता है आपने अपने दिमाग में क्या एज्यूम करना है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है उस प्लेस पे, क्यू नॉट आपने एज्यूम करना होता है, और उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। पहली शीट की वजह से देखो ये पॉजिटिव होता है यूनिट टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, तो इधर की तरफ होगी पॉजिटिव की फील्ड। और दूसरी शीट क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगी, तो नेगेटिव की वजह से भी फील्ड इधर ही आएगी। तो माने फील्ड, दोनों फील्ड के डायरेक्शन सेम है, दोनों फील्ड के डायरेक्शन क्या है, सेम है। और हमें पता है एक शीट की वजह से, एक शीट की वजह से जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट रहती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो माने ये जो फील्ड आएगी पॉजिटिव की वजह से होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ये एड अप हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी हो गई ये, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐड कर दो तो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दो शीट्स है हमारे पास और वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज उन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनके मिड में, उनके बिटवीन कोई भी पॉइंट होगा वहां पर फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी चाहे ये ए पॉइंट यहां होता, चाहे यहां होता, यहां होता, यहां कहीं भी ये ए पॉइंट होता शीट्स के बीच में, तो वहां पर फील्ड कितनी हम कंसीडर करते, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बी पॉइंट आउटसाइड है, अब बी पॉइंट पे देखो जो फील्ड होगी पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, रिपल्शन, अच्छा नेगेटिव की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन। और फील्ड आपको पता है डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं है, कि आपने ऐसा नहीं सोचना है कि पॉजिटिव वाली शीट के ज्यादा क्लोज है बी तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, नेगेटिव का कम होगा, क्यों, क्योंकि जो शीट की फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट। तो माने पॉजिटिव की वजह से जितनी फील्ड इधर लग रही है, नेगेटिव की वजह से उतनी ही क्या लग रही है, रिवर्स डायरेक्शन में लग रही है, कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हो गए तो नेट फील्ड कितनी हो गई, 0। सिमिलर वे में सी पे, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, रिपल्शन, नेगेटिव की वजह से क्या होगी, अट्रैक्शन, क्लियर। तो यहां पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर, और यहां पर भी क्या हो गई, 0। तो जब भी हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट प्लेट्स होंगे तो उनके आउटसाइड पॉइंट्स जो होंगे वहां पर फील्ड क्या होगी, 0, और जो मिड वाला पॉइंट होगा, सेंटर वाला पॉइंट होगा, वहां पर फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो बिल्कुल सेम हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो। एक केस कंसीडर करते हैं कि इस पे भी पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिवली चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो दूसरी प्लेट है उस पे भी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, पॉजिटिव है लेट्स से, और सेम ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव क्यू। तो अब क्या कहानी होगी कि अगर हम तीन पॉइंट कंसीडर करें, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, एक मिड पॉइंट और दो आउटसाइड पॉइंट,
अब उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। सेंटर वाले पॉइंट पे देखो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन और इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये वेक्टर कैंसिल कर जाएंगे। तो इस बार ए पॉइंट पे क्या आ जाएगी फील्ड, 0। इस बार बी और सी पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो बी पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन है ना, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन और दूसरा भी पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्शन तो भी सेम ही होना था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली सी पॉइंट पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो सी पॉइंट पे भी कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब चार्जेस सेम नेचर के हैं तो बिटवीन फील्ड क्या आती है, बिटवीन फील्ड आती है 0, और आउटसाइड कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। जब चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं डिस्ट्रीब्यूशन में तो बिटवीन फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड कितनी आती है, 0 0। क्लियर, तो ये नोट आपका इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं एनसीईआरटी का। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइन। अब ये हमें दे दिया कि ऑपोजिट साइन है, माने एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो कौन सा केस हो गया, तो ये हो गया केस नंबर 1, ऑपोजिट साइन। ठीक, ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ये सिग्मा की वैल्यू है, देखो चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, तो सिग्मा की वैल्यू भी दे दी हमें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, अच्छा आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट क्या आ जाएगी, 0, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। फिर आपके पास क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, इस पे भी 0। भाई फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पे, ये जो प्लेट नंबर फर्स्ट है और ये प्लेट नंबर सेकंड है, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पे माने बाहर 0, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन पे माने बाहर 0। ठीक, और आपके पास तीसरा क्या पूछा हुआ है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फील्ड क्या होगी, 0 होगी। बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स कितनी अभी हमने देखी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। अब ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है बिटवीन द प्लेट्स, तो यहां से हम पुट करते हैं वैल्यू, सिग्मा कितना है 17 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 22 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है 8.854 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। ठीक, अब रफली आप इसको डिवाइड कर सकते हो, देखो ये कितना आ गया 17 डिवाइडेड बाई 8.854, डिवाइड आप कर ही लोगे, 12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा ये। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक, 8.8 ये लगभग लगभग बच्चों आपको पता है 8.8 का आप डबल करोगे है ना, 8.5 का डबल करते हो 17 होता है, तो ये थोड़ा सा क्या है उससे बड़ी वैल्यू है, तो 1.9 के करीब की वैल्यू आएगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो रफली 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये बिल्कुल इजी, अगर आपको ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नोट समझ आ गया तो ये जो है इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, चलिए पढ़ते हैं इसको। अब हमारे पास क्या है, एक थिन स्फेरिकल शेल है, माने एक होलोस्फीयर है, और होलोस्फीयर आपके पास बना हुआ है, ये है होलोस्फीयर जो अंदर वाला है ना, ये है होलोस्फीयर, ये स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है, ये जो अंदर ग्रीन कलर का है, इसका रेडियस कितना है, r है, और इसमें हमें जो फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, तो हमारे पास दो केस होंगे, एक आउटसाइड का और एक इनसाइड का केस। तो पहला केस हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं आउटसाइड, है ना, व्हेन, पहला केस क्या करते हैं, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड, जब पॉइंट क्या है हमारा आउटसाइड है। आउटसाइड पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों की, ये जो पॉइंट r डिस्टेंस है ये कैपिटल R से बड़ा है, देखो P पॉइंट ये है आउटसाइड,
पी पॉइंट हमारा ये है, ऐसे है। यहां पर एक बार रफ सा डायग्राम बनाते हैं। ये आपका मान लो थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक, अब हमारे पास ये पॉइंट पी जो है ये आउटसाइड है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे। और ये पी पॉइंट कितना दूर है, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है। हमें चाहिए होता है एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, तो इससे पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक, अब ये गॉसियन सरफेस आपने बना लिया और पी पॉइंट पे, इस गॉसियन सरफेस पे आप क्या करते हो, एक छोटा सा सरफेस एज्यूम करते हो और एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। आपने एरिया वेक्टर ले लिया, डीए वेक्टर। ठीक है, अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल है। तो माने ये जो शेल है इस पे आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो भी आपका शेल है इस पे क्या है, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ये कितना चार्ज, चार्ज क्यू जो है आपका यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। तो क्यू चार्ज से जो फील्ड आएगी इस छोटे से एलिमेंट पे वो तो रेडियली आउटवर्ड आएगी, क्योंकि चार्ज तो सारा का सारा इनसाइड है। तो एंगल कितना हो गया आपका, 0 हो गया यहां पे। क्लियर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, जो कि डायग्राम आपका बना हुआ है साइड में। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम पहला जो हमारा स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं डेफिनेशन। तो वी नो दैट जो फ्लक्स है थ्रू क्लोज्ड सरफेस है ना, जो टोटल फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इट इज ई डॉट डी ए। ये क्या होती है, ई डॉट डी ए। तो हमने क्या किया, क्योंकि यहां पर सरफेस ही एक है, एक ही स्फेरिकल सरफेस है, तो हमने इसको क्या, इसको ओपन कर दिया, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0। क्लियर, हमने क्या कर दिया इसको, और ये क्लोज्ड सरफेस है पूरा। ई की वैल्यू हर जगह पॉइंट पी, चाहे यहां पे हो यहां पे हो, इस हर पूरे जो गॉसियन सरफेस है उस पे क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। cos 0 1 होता है और ये आ गया डी ए। अब स्फीयर का जो एरिया होता है, हर बच्चे को पता है स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया है एक स्फीयर का वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास टोटल जो फ्लक्स है वो कितना आ गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां पर इस गॉसियन सरफेस के लिए ये जो डॉटेड स्फीयर है बाहर, इसके लिए तो सारा का सारा चार्ज ही इनसाइड है। जितना भी ये क्यू चार्ज हम मान रहे हैं, ये सारा चार्ज कहां है, इनसाइड है। तो मतलब हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई नहीं आई, ये सारा ही चार्ज तो इनसाइड है, पूरा जो स्फीयर है छोटा वाला वो तो इनसाइड ही है। क्लियर। चलिए, तो अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, जो E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर है दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू क्या आ गई, E की वैल्यू आ गई हमारे पास, आगे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर। अब ये एक्सप्रेशन तो देखा है, ये तो सेम ही आ गया। देखो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। और ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होती है ये, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बोलने का मतलब है जब हम किसी आउटसाइड के पॉइंट पे जो सरफेस, ये जो स्फेरिकल शेल है, इससे अगर आउटसाइड हम फील्ड निकालते हैं तो स्फेरिकल शेल हमारा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। माने हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज जो Q है वो सेंटर पे है और यहां से R डिस्टेंस दूर हम फील्ड निकाल रहे हैं, है ना। सारे के सारे चार्ज को जब हम आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो हम सारे के सारे चार्ज को एज्यूम कर सकते हैं कि वो सेंटर पे है
और r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है जहां हम फील्ड निकालते हैं और हमें पता है ये फील्ड कितनी होती है KQ/r²। तो सिमिलर एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। ठीक, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो प्रोपोर्शनैलिटी वाइज क्या मतलब होता है इसका, आपको पता है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, ये पहला केस क्या था, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड। दूसरा केस क्या होगा, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, जब पॉइंट P क्या है, इनसाइड। दूसरा केस व्हेन P इज इनसाइड। अच्छा, जब पॉइंट P इनसाइड होगा माने नाउ R इज लेस देन R। इनसाइड पे कोई पॉइंट कंसीडर करो। पॉइंट P को हमने क्या किया, यहां पे मान लिया, लेट्स से ये है पॉइंट P यहां पे। ठीक है, पॉइंट P, पॉइंट P को हमने कंसीडर किया कहां पे, इनसाइड पे। तो पॉइंट P से पास करता हुआ पहले तो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या आएगा, एक ऐसे स्फीयर आएगा। अब गॉसियन सरफेस हुआ ये ब्लैक कलर का जो इनसाइड बना दिया। ठीक, इनसाइड के केस में तो गॉसियन सरफेस हमने बना दिया। हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि भाई हम क्या करें, टोटल फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स होता है हमारा क्लोज्ड इंटेग्रल E डॉट dA। किसके ऊपर होता है ये क्लोज्ड इंटेग्रल, गॉसियन सरफेस के ऊपर। ठीक, ये होती है पहली इक्वेशन, और जिससे हम EDA वगैरह निकालते हैं। ठीक है, EDA cos थीटा जो भी हम निकालते हैं, क्या करते हैं इसको, EDA cos थीटा। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि कितना गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो हमने गॉसियन सरफेस इनसाइड बनाया, ब्लैक कलर का ये इनसाइड जो गॉसियन सरफेस बनाया, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं, चार्ज तो सारा बाहर है। ये जो गॉसियन सरफेस इनसाइड बनाया इसके अंदर तो कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। माने टोटल फ्लक्स कितना आ गया, गॉस के मुताबिक टोटल फ्लक्स आ गया जीरो। तो ये आ गया आपका 1 और ये क्या आ गया 2। तो दिस इंप्लाइज जो क्लोज्ड इंटेग्रल EDA cos थीटा था वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो E तो इसका मतलब E क्या होना चाहिए, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। और इनसाइड फील्ड होता भी जीरो। किसी शेल के इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर शेल है उसके इनसाइड फील्ड कितना होता है, जीरो फील्ड होता है। ठीक है, तो इनसाइड फील्ड कितना आ गया, जीरो। कहीं भी शेल के अंदर हम फील्ड निकालते हैं, अगर ये हमारा शेल है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इस शेल के अंदर कहीं भी आप यहां पे यहां कहीं भी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है। ठीक, तो आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसका ग्राफ कई बार पेपर में ड्रॉ करने को आता है एक नंबर का, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना बिल्कुल हमारे लिए आसान है। यहां पे साइड में हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। अच्छा, जब तक तो शेल के अंदर है तब तक तो फील्ड है ही नहीं। जब तक तो शेल के अंदर है हम तब तक तो फील्ड क्या है, जीरो। तो तब तक तो फील्ड आ गई जीरो। फील्ड कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, जब तक हम शेल के इनसाइड है तब तक फील्ड जीरो। ये पहुंचे शेल के सरफेस पे, आर इक्वल टू आर। ठीक है, और शेल के बाहर जो है आउटसाइड के लिए, देखो आउटसाइड के लिए क्या है, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है। आउटसाइड के लिए क्या है, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इनसाइड के लिए क्या है, फील्ड इज जीरो। और ये है सरफेस, सरफेस पे पीक फील्ड। ठीक, तो आपके पास ये ग्राफ आ गया, तो एक नंबर का ये भी आ सकता है। लेकिन मेक श्योर कि आपका होलो शेल है, ये आपका होलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर नहीं है, और उस पे भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इतना ही हमारे सिलेबस में है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो। और आपका जो शेल है, जो आपका ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये होलो स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहां पर थोड़ा सा हम, अगर सॉलिड स्फीयर होता है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, पहले इंक्रीज फिर ऐसे डिक्रीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन आप देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 3, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास दे दिया स्फीयर का माने कैपिटल आर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर माने 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो छोटा आर कितना आ गया, स्मॉल आर आ गया 20 सेंटीमीटर, और बड़ा है तो माने आउटसाइड की बात हो रही है, 20 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, क्योंकि ग्रेटर देन है, आर ग्रेटर देन आर है, तो क्या बात हो रही है, आउटसाइड की बात हो रही है, माने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो माने ये जो भी शेल है ना, इस पे चार्ज कैसा है, ये जो भी आपका शेल है इस पे इस बार नेगेटिव चार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई भी हो सकती है, क्योंकि जो पॉइंट P इसने कंसीडर किया, ठीक है, इसने बोला इसका रेडियस तो है कैपिटल आर, वो दिया हुआ है, और जो बाहर है 20 सेंटीमीटर दूर, ये जो पॉइंट P है, इस पे फील्ड कहते हैं अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ तभी लग सकती है, आपको पता है यहाँ पे Q0 एज्यूम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर की तरफ फील्ड लग रही है, माने ये नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, Q की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लगाओ, और आप क्या करो, Q की वैल्यू निकालो, E इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, E कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, R का स्क्वायर 20, ठीक है, 20 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के कितना होता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ठीक, ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा, 15/10 कर दो इसको, आगे क्या है 10 की पावर 3, आगे 20 का 400 कर दिया, और 10 की पावर -4 कर दिया, और डिवाइड कर दिया किससे 9 इंटू 10 की पावर 9 से। ठीक, रफली आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। क्लियर, नीचे आ गया 10 की पावर 10 है ना, 10 की पावर 10 आ गया, ऊपर 3 है। देखो ये 3 पावर्स आप कैंसिल कर दो तो यहाँ 6 बच गया, अभी 2 पावर कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या बच गई 4 पावर बच गई। ठीक, तो 5 4 का कितना आ गया 20 इंटू 10 की पावर -4, और नीचे कितना आ गया आपके पास 3 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है, आई थिंक 6.66 या 6.67 इंटू 10 की पावर 5 जाएगा 10 की पावर -9, कितना आ गया ये कूलम, चार्ज है तो कूलम। ठीक, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 6.66 या 67 लिख लो, आपकी मर्जी है, राउंड ऑफ करके 6.66, 10 की पावर -9 को आप नैनो भी बोलते हैं, नैनो कूलम, नैनो कूलम में लिखो तो ऐसे, नहीं तो इंटू 10 की पावर -9 कूलम। Q इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, और 6.67 नैनो कूलम। क्लियर, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है, अगर डायामीटर दिया है तो हमें पता है रेडियस हम निकाल सकते हैं, रेडियस कितनी आ गई 1.2 मीटर, डायामीटर है 2.4, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और हमें पता है माइक्रो हमारे काम का नहीं, हम स्टैंडर्ड यूनिट लिखेंगे, माइक्रो माने 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, हमें स्फीयर पे चार्ज निकालना है, तो इजीली हमें क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो आप यहां से क्यू निकाल सकते हो, क्यू क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है 80 इंटू 10 की पावर -6, ए आप स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए ए आप निकाल लोगे 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर के लिए आप क्या निकालोगे, एरिया तो निकाल ही लोगे 4 पाई आर का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करोगे, देखो आप खुद ही इसको कैलकुलेट कर लेना कि आप वैल्यू पुट करोगे 80 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू, ठीक है, वैल्यूज आपकी दी हुई है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर माने 1.2 इंटू 1.2। क्लियर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना तो कितना आ जाएगा ये 320 इंटू 3.14, 12 12 144, 1.44 इंटू 10 की पावर -6, और कूलम पर मीटर स्क्वायर,
सॉरी चार्ज है, सिग्मा निकाल रहे हैं हम, चार्ज निकाल रहे हैं हम, है ना। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो हम चार्ज निकाल रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू किस में आती है, चार्ज की वैल्यू आती है कूलम में, और इसको आप क्यू, ये क्यू निकाल रहे हैं हम, क्यू। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, रफ एस्टिमेट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आपका चार्ज आ गया। दूसरे में क्या है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, ये पहला पार्ट आ गया, ए पार्ट। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, आपको पता है टोटल फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज चार्ज पर यूनिट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस, तो फ्लक्स आप निकाल सकते हो यहां से, क्यू की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, आप पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो। क्यू की वैल्यू देखो ये है आपके पास 320 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करोगे 8.854 इंटू 10 की पावर -12। एक रफ कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा। देखो आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 3.14 और 8.8 अप्रोक्सीमेटली क्या है, थर्ड पार्ट है, तो आप 2.8 2.9 से इसको कैंसिल कर सकते हो, और 10 की पावर -12 को आप ऊपर ले जाओ, तो इजीली आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। और वो किस में आएगा, जो भी आंसर आएगा, लेट्स से x आपका आंसर आया, सॉल्व करना है आपने, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी, और जो भी आंसर आया आपका x, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का आपने यूनिट लिख देना है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तो ये आपका फ्लक्स का यूनिट भी। तो आपने ये क्वेश्चन कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरू से एक बार देखते हैं, गॉस थ्योरम में हमारे पास क्या था, गॉस थ्योरम में हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेट तरीका था, कि जो टोटल फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, वो क्या होता है, वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमने देखा। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशंस कितने, 3 एप्लीकेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में है। स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, और उसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और उसके बाद एक थिन स्फेरिकल शेल है। तीनों एप्लीकेशंस हमने वन बाय वन देखे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, ये आपके डेरिवेशंस सीधे सीधे पेपर में आते हैं। हमने सारे एप्लीकेशंस डिस्कस किए, और इनसे रिलेटेड एक एक हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया, कि न्यूमेरिकल में कैसे हमने फॉर्मूले लगाने। ठीक, तो पहला एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया, जिसमें आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, फिर ग्राफ कैसे बनाना है, फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, और ग्राफ फॉर्मूला आपको काम आएगा न्यूमेरिकल में, और ग्राफ भी आपको समझना है कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ। क्वेश्चन किया एक न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट आ गया। प्लेन शीट के लिए भी आपको पता है, शीट है तो सिग्मा आएगा, है ना, सिग्मा आएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसके लिए भी हमने फील्ड निकाला, और फील्ड कांस्टेंट आया, फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आया, और ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट का ग्राफ आपको पता है। फिर नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट नोट किया कि कैसे अगर दो शीट्स होंगे पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अगर उनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो फील्ड कैसे देखेंगे, और अगर चार्ज डेंसिटी उनकी ऑपोजिट नेचर की होगी तो कैसे देखेंगे। नेक्स्ट हमने फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किया, और उसके बाद हमने किया अपना थर्ड एप्लीकेशन थिन स्फेरिकल शेल का। इसमें हमारे दो केस हैं, एक आउटसाइड का और एक इनसाइड का। ऑन द सरफेस क्या आप स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दोगे तो ऑन द सरफेस भी आ जाएगा, लेकिन मेन हमारे दो केस, एक आउटसाइड और एक इनसाइड का केस, वो हमने देखे। आउटसाइड के लिए क्या है कि ये जो शेल है वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे पॉइंट चार्ज, तो सारे शेल को हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है, शेल को हटा के हम बोलें कि सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है, कब, जब हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं आउटसाइड, और जब इनसाइड की बात कर रहे हैं तो इनसाइड तो फील्ड होती नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज आपका ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका सिलेबस है इस साल का, उतना हमने कवर कर लिया। तो अब आप ये चैप्टर पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं, आप अपने पूरे नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।